एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं मिताली और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे सेशन में एंड टू ई विद्यार्थी। चलिए भाई, मुझे जरूर बताएं आप लोग कैसे हैं, कैसा आपका इस चैप्टर की जर्नी रही है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड एमसीक्यू। आज हम लास्ट एमसीक्यू इसका करने वाले हैं। तभी मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि भाई आपको कैसा लग रहा है, चैप्टर इजी है। न्यूमेरिकल्स अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डाउट है तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सभी न्यूमेरिकल्स जितना भी हम लोग के एमसीक्यूज में है हम उसको सबको सॉल्व कर रहे हैं। कहीं और भी अगर आपको डाउट आते हैं तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हुए हैं, उसे देखें। कुछ आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है, इसमें आप याद रखिए कि पावर के क्वेश्चंस भी हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के भी किलोवाट आवर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ लिए गए हैं। तो कई बार हमने, जैसे अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ पार्ट एक्सक्लूड करवा दिया जाता है, यानी कि बोल दिया जाता है कि आपको इस ईयर एंड एग्जाम्स के लिए ये पार्ट नहीं करना है। बट फिर भी मैंने पूरा एमसीक्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। तो इन केस अगर आगे जाके कभी भी हमें बोला जाता है कि वी हैव ऑल द सिलेबस टू कवर, सो भाई आपके लिए पूरा है ही। और अगर आपको लगता है कि ये स्कूल में, आपके स्कूल में ये हिस्सा आपको कवर करने के लिए नहीं बोला गया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए विन विन सिचुएशन रहेगी हर एक के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है। तो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है, देखो एनर्जी को जूल्स में वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट जब हम उसकी कमर्शियल यूनिट यानी कि जो आपके घरों में बिजली के बिल आते हैं ना, उसमें उस यूनिट को आपने अगर ध्यान से कभी देखा हो तो किलोवाट आवर पर होती है, ठीक है। अच्छा, निकलती कैसे है एनर्जी होती है, पावर क्या होती है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो जब हम एनर्जी निकालते हैं तो हम करते हैं पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गया किलोवाट, टाइम हो गया आर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी हैव द एनर्जी एज किलोवाट आवर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज गोइंग टू बी किलोवाट आवर। क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन वेइंग 1 kg ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 meters above the ground। सो आपके पास यहाँ पर देखो फ्री फॉल वाला केस आपको दे दिया गया है कि आपके पास स्टोन है जिसको आपने अगर फॉल करवाया है, फ्री फॉल के सिनेरियो में है। सबसे पहले तो आपको स्टोन का एक वेट आपको गिवन है ना, कि ये 1 kg का आपका स्टोन है, दैट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 meters। तो 4 मीटर की हाइट से वो फॉल कर रहा है। व्हेन इट हैज फ्री फॉलन, जब उसको नीचे फेंका गया है 1 मीटर, इट्स टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज। तो हमें उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सबसे बड़ी बात इस पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ समझने वाली है तो वो ये कि आपकी जो टोटल एनर्जी होती है फ्री फॉल के केस में वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड का मतलब है कि अगर आपके बॉल के पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले लूँ, स्टोन ले लूँ या बॉल ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो सकती है, बट वो बैलेंस्ड रहेगी, वो कंजर्व्ड रहेगी, है ना, कहीं ना कहीं पर। तो आप सपोज करके, अब देखो हम इसे निकालेंगे कैसे। हम ये मानेंगे कि देखिए जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया है तो सबसे पहले जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस सिनेरियो में उसका जो काइनेटिक होगा वो जीरो होगा। क्यों काइनेटिक जीरो होगा? क्योंकि सबसे पहली बात, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। एंड द अदर थिंग इज कि उस वक्त पे जब तक आपके ऑब्जेक्ट ने अभी फ्री फॉल नहीं किया है वो पोजीशन क्या थी, रेस्ट पोजीशन थी। यानी कि जो टोटल एनर्जी उसके पास है वो कैसी रहने वाली है, पोटेंशियल रहेगी, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आपने थ्रो कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को। तो जब आपने थ्रो करा ड्यूरिंग द होल सिनेरियो, पूरा जो फ्री फॉल का सिनेरियो है, पूरे में जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड, यानी कि वो सेम रहेगी। चाहे आप इस पॉइंट पे निकालें, 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 अगर हर सिनेरियो पे मेरी एनर्जी सेम रहने वाली है तो व्हाई शुडंट आई कैलकुलेट द एनर्जी हेयर। मैं यही वाली एनर्जी क्यों ना कैलकुलेट करूं, क्योंकि मेरे पास इसके सारे पैरामीटर्स हैं, सारी डायमेंशंस हैं। तो मैं एक ही एनर्जी निकालने वाली हूं, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्री फॉल। वो फ्री फॉल के हर एक पॉइंट पे सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इफ वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गोइंग टू mgh, वो हमारे इसके बराबर हो जाएगा। क्या आपको मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 kg का
बॉडी है, ग्रेविटी को हम 10 ले सकते हैं, हाइट हमें कितना गिवन है 4 मीटर पर, है ना। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर पे निकालें, जब हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 1 मीटर पे निकालो, 2 मीटर पे निकालो, 3 पे निकालो, 3.5 पे निकालो, जितने मर्जी मीटर पे निकालो, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 जूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला काफी इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट वाइज काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है कैलकुलेशंस में। तो बस अब आप इससे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मार्क आवर आंसर, वी हैव 40 जूल्स हियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर। आपको पावर निकालनी है और आपकी जो कंजम्पशन है वो 1000 जूल्स की दे रखी है, यानी कि अगर मैं पावर की बात करती हूँ इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट एट विच वर्क इज डन, ये एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये हमारी पावर की डेफिनेशन होती है। तो हमें बोला गया है कि भाई 1000 जूल और अगर आपका टाइम है 10 सेकेंड, तो वी ऑल नो कि हमारी जो पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, जूल सेकेंड्स। जूल अपॉन सेकेंड्स क्या होता है, वॉट होता है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 100 वॉट। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके साथ आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When we throw a rock from the top of a building, which equation describes the energy of the body at each point? यहाँ पर point आएगा during the fall। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, जब भी हम कोई भी रॉक अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग से हमने किसी स्टोन को फेंका, सो विच इक्वेशन डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना। अभी जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया वो बिल्कुल आपको ये बताया कि जो टोटल एनर्जी होती है फ्री फॉल के वक्त पे, वो पहली बात तो कंजर्व्ड रहती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं। तो अब वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है। इसका मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, हाफ mv² दैट डिस्क्राइब्स योर काइनेटिक एनर्जी, mgh डिस्क्राइब्स योर पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के। तो हम अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इक्वली रॉन्ग है, बिकॉज माइनस या फिर इक्वेशन तो कभी आता ही नहीं है ना। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारे कांस्टेंट के बराबर हैं। तो हम किसके साथ जाने वाले हैं भाई, हम जाने वाले हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए पॉइंट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is not true about energy? इनमें से कौन सी बात एनर्जी के लिए ट्रू नहीं है, दैट वी नीड टू फाइंड। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, डू यू रियली थिंक एनर्जी कैन बी क्रिएटेड? 5th क्लास से एनर्जी की एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्मेबल, यानी कि एक जगह से दूसरे फॉर्म में वो सिर्फ अपने आप को ट्रांसफर कर सकती है ना। तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वो गलत है, बट फिर भी एक बार को हम बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। इट कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एग्जैक्टली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो पाती है, एनर्जी खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर पाती है और वो मूव भी कर सकती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव भी कर सकती है। जैसे कि आप लाइट जलाते हो, है ना, तो वहां पर देखो क्या हो रहा है, आपका जो चार्जेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, तो मूव कर रही है एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे में। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से इट कैन बी स्टोर्ड, ऑब्वियसली एनर्जी को तो आप स्टोर करके रखते ही हो, एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई बिल्कुल गलत है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एवर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ वर्क इज डन एट अ फास्टर रेट, अगर हमें काम बहुत ही तेजी से करना है, फास्टर रेट पे करना है, तो आपको वहां पर पावर क्या होगी। जैसे कई बार आप चार्जर देखते हो, फोन का चार्जर है ना, बोलते हो, आप बोलते हो फास्ट चार्जर है हमारा, क्यों बोलते हो, क्योंकि उसके अंदर पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब है आपका फ़ोन जल्दी चार्ज करेगी ना, यानी कि वर्क डन होगा बट एट अ फास्टर रेट, जल्दी होगा, जल्दी समय मतलब कम समय में हो जाएगा, है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, पावर उसमें ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट के साथ मूव करते हैं।
अ डीजल इंजन सप्लाइज 25,000 जूल। एक डीजल इंजन है जो कि इतना एनर्जी सप्लाई करता है बट 50 सेकेंड्स में। तो 50 सेकेंड्स में आपको कितना दिया जा रहा है, चलो इस पे काम करते हैं। ये हमारा वर्क है या फिर ये हमारी एनर्जी कंजम्पशन है और 50 सेकेंड्स हमसे बोला गया है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी आई कुड हैव 500, ठीक है ना। तो आपकी जो पावर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ओके वी हैव द आंसर एज 500। तो बस सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ अभी ऐसा ज्यादा है नहीं। चले देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी डज अ 150 वॉट स्टीम आयरन। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, 150 वॉट का हमें पावर दे दिया। कई बार ऐसा होता है घर में आप लोग को, आप कोई अप्लायंसेस खरीदते हैं, अगर यहाँ पर मैं आयरन की बात करती हूँ, स्टीम आयरन की बात करती हूँ, तो आपने चेक करा कि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो इसका कितना होगा, 150 वॉट होगा, ठीक है। कंज्यूम पर सेकेंड में पूछा जा रहा है एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, पहली बात तो आंसर 150 आना है, आप लोग को भी पता है क्योंकि टाइम लिमिट हमें कुछ भी नहीं दे रखी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखो पावर क्या होती है, आपकी एनर्जी अपॉन टाइम होता है। मुझे क्या गिवन है, हाउ मच एनर्जी, यानी कि मुझे ये निकालना है तो मैं पावर इंटू टी कर दूंगी, मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। पावर कितनी है आपके पास 150, टाइम कितना है 1 सेकेंड है ना, पर सेकेंड आप निकाल रहे हो, तो एनर्जी आप गई कितनी 150 जूल्स, ठीक है ना। तो पर सेकेंड है तो इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या मार्क करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मार्क 150 जूल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई भी बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली वी नो जैसे जैसे हाइट अटेन होती रहेगी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। जब कोई भी बॉल ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऊपर फेंकते हो तो आपको पता है कि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वहां जाके वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि उसकी जो टोटल यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। मानते हो कि नहीं? अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो डेफिनेटली काइनेटिक जीरो होगी, मान है ना, क्योंकि काइनेटिक क्या है, हाफ mv², v² अगर जीरो होगा तो भाई v जीरो है, काइनेटिक किस बात की। और वैसे भी वो रेस्ट पे पहुंच गई ना, तो काइनेटिक कंप्लीटली जीरो हो जाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या बोलोगे, काइनेटिक डबल हो रही है, काइनेटिक जीरो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है नहीं, या फिर हाफ हो रही है। सो वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, A girl weighing 45 kg jumps to a height of 1/3 meter at the rate 10 times per minute. टाइम को थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है बट नो प्रॉब्लम, बहुत आराम से निकालेंगे। द पावर एट विच शी इज स्पेंडिंग द एनर्जी, तो हमें पावर निकालनी है जिस पावर पर एनर्जी को स्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि सपोज वी नीड टू फाइंड दी एनर्जी बोले या वर्क डन बोले। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी की, आप उसको वर्क डन भी कह सकते हो, बात एक ही है। अ गर्ल वेइंग 45 kg जम्प्स टू अ हाइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपको हाइट गिवन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि वो जंप कर रही है तो मास भी है, हाइट भी है, अगेंस्ट ग्रेविटी जंप कर रही है, यानी कि mgh का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। सो मास आपको 45 दे दिया है, जी हम 10 ले सकते हैं, और हाइट आपकी कितनी है 1/3, ठीक है। तो हाइट आपको मिल गई है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, चलो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास आया 150 जूल आपकी क्या हो गई, एनर्जी हो गई। अब हमें निकालना है पावर, है ना। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम ले लो, एनर्जी अपॉन टाइम ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया, क्लियर है। आप कैसे निकालोगे, एनर्जी आपके पास कितना है 150 है, और टाइम हमारे पास कितना है 10 पर मिनट। तो 10 टाइम्स पर मिनट का मतलब है पर मिनट, यानी कि 10 into 60 आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब देखो एनर्जी कितना है 150, टाइम कितना है आपको क्या गिवन है, एट द रेट 10 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट का टाइम टाइम्स अगर मैं लेने वाली हूँ, इसका मतलब आई एम गोइंग टू 10 टाइम्स, ठीक है, उसका मैं हाफ कर रही हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 60/10, यानी कि 60/10
हम लोग लेने वाले थे, क्योंकि वो नीचे जाएगा तो मैंने उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा। 6 को अगर हम 150 से डिवाइड करेंगे इट्स गोइंग टू बी 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25 वॉट्स। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला भी है, आंसर भी है, एंड वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 25 वॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द असर्शन रीजन क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हमारे पास है, देन वी आर डन विद द एमसीक्यू। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द बेबी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार that time work done by force which is under positive sign। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी एमसीक्यू में देखा था, जिसमें कि आपको बोला गया है कि सपोज एक बच्चा है जिसने की कार को धकेला है या फिर पुश किया है, फोर्स उस पर लगाया है, बट उसी डायरेक्शन में लगाया है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है ना। सो उस वक्त पे जो वर्क डन हुआ होगा वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट इसका रीजन क्या है, लेट्स जंप टू द रीजन। बेबी डज हर वर्क विच एक्सर्ट्स फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही पॉइंट है कि भाई देखिए, जो बच्चे ने काम किया है वो आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में किया है ना। तो अगर वर्क डन आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहेगा तो बात बिल्कुल ठीक है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी, एंड दैट इज व्हाई इट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना ध्यान डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन पॉजेस एनर्जी विच वी जनरली कॉल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस वक्त पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो हम जनरली काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट इसका रीजन क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ बॉडी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही बॉडी का सोर्स है। क्या ये आपको लगता है कि ऐसा है? काइनेटिक एनर्जी द ओनली सोर्स। बॉडी में अगर कोई एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है? नो, नॉट एट ऑल। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आपका जो स्टेटमेंट है, एजर्शन रीजन, एजर्शन स्टेटमेंट काफी सही है, बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट रीजन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट वो गलत है कहीं ना कहीं। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट के साथ काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन पॉजेस एनर्जी। अगेन आपको एजर्टिव स्टेटमेंट बिल्कुल वही दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो डेफिनेटली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इसका रीजन क्या है? अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डज वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो वर्क कर रहा है। इसका देखो, अपने आप में अगर हम रीजन की बात करें तो वो रीजन सही है, स्टेटमेंट सही है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो उस पर फोर्स भी लग रही है तभी वो मूव कर पा रहा है, साथ ही साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि चलिए वर्क डन हो रहा है, बट क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? क्या आपके रीजन के थ्रू एजर्टिव स्टेटमेंट जस्टिफाइड है? नो, नॉट एट ऑल। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं बट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डज वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो वर्क करता है। बिल्कुल 100% अग्री टू द पॉइंट कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्क करता है। ठीक है, रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन पॉजेस एनर्जी विच वी जनरली कॉल काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं इतनी बार ये स्टेटमेंट को तीसरी बार पढ़ के एकदम बोर हो गई हूँ कि काइनेटिक एनर्जी को बार बार डिफाइन किया जा रहा है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो यस वो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करती है। बट अगेन यहाँ पर दोनों का कोई सिंक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप की जगह पे सही है बट उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगी कि भाई थोड़े ढंग से रीज़न देना चाहिए था। वी डोंट हैव एनी कनेक्शन राइट नाउ। ठीक है, चलिए सो नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, सो वी हैव स्कोर्ड 54 पॉइंट्स, यानी कि फुल मार्क्स हमने स्कोर करे हैं। एंड यहाँ पर भी 14 में से 14 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट है, विच इज ब्रिलियंट अगेन। सो चलिए आप लोगों से मिलना होगा अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।